नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा की स्रोत में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी मेहमान जितना खूबसूरत अपनी कलम से लिखती हैं, उतनी ही खूबसूरत अपनी पेंटिंग्स बनाती हैं। शब्दों से जादूगरी तो करती ही हैं, पेंटिंग्स में भी उनका जादू देखते बनता है। आज हमारी मेहमान जो है, उनका नाम है श्रीमती सुधा दीक्षित। तो आइए मिलते हैं सुधा जी से। आप इस प्लेटफॉर्म पे आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप मेरे लिए एक लेजेंड हैं, और सभी राइटर एंड ब्लॉगर कम्युनिटी के लिए जो भी लोग लिखते हैं, उन सभी के लिए आप एक बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवली, मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हम्बल्ड। मैम, हम लोग को अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ राइटिंग का सफर। देखो, राइटिंग का सफर क्या होता है कि एक बीज होता है जो दिखता नहीं है। जमीन के अंदर एक बीज होता है, तो सफर तो बीज का वहीं से शुरू हो जाता है। वो कैसे ग्रो करता है दिखाई नहीं देता है। मेरा बचपन कुछ ऐसा ही था। हम 8 भाई बहन थे, लेकिन कुछ इस तरह से था कि गैप था मेरे और मेरे बड़ी सिस्टर के बीच में। तो वो कहती थी तुम छोटी हो, हमारे पास मत बैठो, मतलब आई वॉज आउटस्टेड। और मुझसे छोटे ब्रदर्स थे 4। वो कहते थे तुम लड़की हो, हमारे बीच में मत आओ। तो इत्तेफाक ये था कि मैं, बावजूद इतने सारे भाई बहनों के, मैं बहुत अकेली थी। ना इधर शामिल होती थी ना उधर शामिल होती थी। अब अकेला, और वो जमाना था जब ना टीवी था ना कोई और था, और लड़कियां अकेली बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो इत्तेफाक से मुझे किताबें मिल गई। वो किताबें तो आप मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। अब मतलब ये कि मुझे अब जरूरत ही नहीं ना भाइयों की ना बड़ी बहनों की मेरी संगी साथी किताबें हैं, क्योंकि सहेलियां आ नहीं सकती थी और मैं जा नहीं सकती थी। अब सवाल उठता था कि जब हम कहीं बाहर जाते थे, तो मम्मी और दीदी लोग, तो वो कभी तांगे में जाते थे, कभी रिक्शे में जाते थे, तब कार नहीं थी। और सब लोग खूब, मम्मी और दीदी लोग बातें करती थी, गाने गाती जाती थी। कोई लंबा सफर हुआ तो मैं अकेली चुप बैठी थी। तो उसमें मैंने क्या हुआ, मैं स्विच ऑफ हो गई उन लोगों की तरफ से, कि वो लोग क्या बात कर रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं शामिल नहीं हूं। अब अकेलेपन से वो जो होता है ना कि आप जर्नी को एब्जॉर्ब करते हैं, तारे दिख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, पेड़, दौड़ते हुए पेड़ दिख रहे हैं। अब छोटी सी बच्ची 6-7 साल की, और 6-7 साल में तो नहीं, 8 साल तक की उम्र में एक आ गया कि मैं कुछ वो करूं, ये चांदनी है, ये हवाएं हैं, वगैरह वगैरह, बचपन की। अब ठीक है, चले गए जिस डेस्टिनेशन पे, जिनसे मिलने गए, लौट के फिर आ गए। और घर आके सबसे पहला मेरा काम ये होता था कि मैं उसको, वो छोटी सी जो 5 लाइन की कविता होती थी, उसको लिख लूं और छिपा लूं बेड के गद्दे के नीचे या अलमारी में, क्योंकि शर्म आती थी बहुत। तो वो 5-6 लाइनों की कविताएं मैंने बचपन से, 8-9 साल की उम्र से लिखनी शुरू कर दी। और मेरे घर में शेरो शायरी का बड़ा माहौल था, जिसके तहत मैंने ये गजलों की किताब लिखी है। अब समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिस अंदाज में मेरे चाचा और पापा, मम्मी नहीं, मम्मी तो लोकगीत गाती थी, डांस करती थी, वो दूसरी अलग जॉन की थी। लेकिन मेरे पापा और चाचा को शायरी का बेहद शौक था, शायरी का भी और कविता का भी। बच्चन की पूरी मधुशाला मेरे फादर को याद थी, और उन्होंने एक वो रखा था बच्चों के बीच में कि जो इसको पूरा याद कर लेगा उसको 1 रुपया मिलेगा, जो आधा याद करेगा उसको अठन्नी मिलेगी। उस तरह से डाउन, बट उन मतलब दिनों तो मिलेगा सबको। अठन्नी 1 रुपया भी बहुत होता था। एक अठन्नी एक रुपया रुपया तो तो बहुत बड़ी बहुत। चीज थी। और जो 2-3 कविताएं याद करेगा उसको 1 करनी मिलेगी, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब हम तो थे ना 8 भाई में मुझे 1 रुपया मिला, मैंने पूरी की पूरी याद की थी। लेकिन वही वाली बात है कि किताब और पढ़ाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। वो मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते थे, किताबें मुझे ज्ञान देती थी या एक फैंटेसी भी देती। मैं बाहर नहीं जा पाती थी, सहेलियां नहीं तो, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी। वो सब चीजें, रोमांस वोमांस, सब कुछ किताबों में मिल जाता था। एक जमाने में वो शेखर एक जीवनी पढ़ी थी अज्ञे की। आपको मैं बता दूं कि 6 क्लास तक आते आते मैंने पूरा प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, हिंदी का और बंगला ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स, और टैगोर, इनका जो फिक्शन वाला सेक्शन था, नॉन फिक्शन नहीं क्योंकि बच्ची थी मैं, वो मैंने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसका क्रेडिट जाता है मेरी बहन को, वो पढ़ती थी और मुझसे कहती थी कि अपनी लाइब्रेरी से हमारे लिए किताब लेके आओ, मतलब बाकायदा दादागिरी। ले आएंगे भैया, जी, हम ओबीडियंट थी मैं बहुत ज्यादा। मैं कहाँ ले आएंगे, लेकिन वो किताब जो मैं लाती थी उनके लिए, वो मैं भी पढ़ती थी। तो उस चक्कर में हम लोग, और
घर में बहुत माहौल था पढ़ाई का, सभी हमारे घर में सब लोग मतलब किताब पढ़ने के शौकीन थे। ये और बात है कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। लेकिन आज तो, आपके इतनी तो फैन फॉलोइंग है मैम, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग जितने भी ब्लॉगर्स कम्युनिटी में लोग हैं, हम सभी वी लुक अप टू यू, लाइक फॉर अस यू आर द लेजेंड। और मतलब आपने जैसे बताया अभी कि इतने सारे साहित्यकार, उपन्यासकार, सभी कवि, लेखक आपने बचपन में ही पढ़े, तो वो झलक जो है आपकी, जब आप कुछ भी लिखती हैं, चाहे 2 लाइन लिखे चाहे 4 लाइन लिखे, वो मेच्योरिटी ऑफ थॉट में इवॉल्व थॉट जो होता है कि एक जो आपको पता है एक एक शब्द में कितना वजन है, वो इसी वजह से दिखता है शायद। हो सकता है। अब देखो, शायरी की बात मैं कर रही थी, गालिब की शायरी आज भी कोई पढ़े या सुने तो देखो समझ में आने वाली नहीं है आसानी से। और हम वही 10-11 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, मतलब बात आगे भी, आगे बल्कि वो इंटरेक्शन कम हो गया था, ये सारा इंटरेक्शन 10-12 साल की उम्र का। तो लेकिन वो जिस अंदाज में हमारे फादर सुनाते थे, बच्चन की बात तो हो गई, अब गालिब की बात करें, मीर की बात करें, वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी समझ में आ जाता था। वो जो भाव था उसका, जिस बहुत अच्छा पढ़ते थे मेरे फादर, और मेरे चाचा भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, काफी छोटे थे पापा से, तो वो भाई की तरह ज्यादा थे। लेकिन जब वो, और हम, मैं क्या करती थी, बाकी सब लोग सुन के सिर हिला देते थे, सबको हमारे यहाँ शौक है, लेकिन मैं फिर उनके एक एक वर्ड का मीनिंग पूछती थी कि चाचा इस वर्ड का क्या मतलब है। और कुछ का वो बता पाते थे, कुछ का नहीं भी बता पाते थे। लेकिन क्या होता है कि आप शायरी में, कविता में अगर 4 शब्द नहीं आते हैं, 2 भी आ जाएं, तो आपको पूरा भाव समझ में आ जाता है। और चूंकि उसमें एक दर्द था गालिब में, गालिब मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा शायर हैं। और गालिब के बाद बहुत से हैं, कैफी आजमी भी पसंद है, फिराक गोरखपुरी बहुत पसंद। लेकिन मॉडर्न जमाने में साहिर लोधियानवी, अभी 8 तारीख को उनकी सेंटेनरी है, जी जी बर्थ जी जी सेंटेनरी है। जी जी। लेकिन साहिर को मैं बहुत पसंद करती हूँ। महादेवी वर्मा मेरी बड़ी पसंदीदा पोएट थी। इलाहाबाद में इत्तेफाक की बात है कि हम डीपी कॉलेज में थे, और डीपी कॉलेज से 2-3 घर छोड़ के महादेवी वर्मा का घर था। तो मैं कई बार उनके घर के सामने से निकलती थी और मन होता था हाय मैं उनसे मिल लूं। और उन दिनों धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान 2 मैगजीन आती थी, खूब बड़ी सी, जो हमारे हमारे घर में मैगजीन हिंदी की जरूर आती थी। मैंने कहा ना कि पढ़ाई का पूरा माहौल था, और किताबें कोई पढ़े ना पढ़े, मैगजीन सारे बच्चे पढ़ते थे। और एक पेंटर था उस जमाने में, उस बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, मुलगांवकर, रघुवीर मुलगांवकर। धर्मयुग के पेज पे, पूरे फुल पेज पे उसकी वो आती थी पेंटिंग। और वो पेंटिंग एक फोटोग्राफ की तरह होती थी। समहाउ मैंने बाकी पेंटिंग्स देखी तो पेंटिंग पेंटिंग होती है, लेकिन उसको एक फोटोग्राफ बना देना उस छोटी सी उम्र में मेरे लिए बड़ा भारी कमाल था। तो मैं उसको भी कॉपी करती थी। मेरी आर्ट टीचर बहुत खुश थी मेरे से। जहां लड़कियां फूल पत्ती बनाती थी, मैं ह्यूमन फिगर बनाती थी, लड़की का चेहरा। उन्होंने एक, हमको वो मिला था 6 क्लास में, नहीं शायद 7th क्लास में, कि एक एडवर्टीजमेंट बनाओ। तो लड़कियों ने पूरे उससे ये तेल खाओ वो खाओ, मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट होते हैं, उन्होंने कहा था कॉपी कर सकते हो किसी भी मैगजीन। मैंने लक्स पाउडर का, लक्स सोप का एडवर्टीजमेंट बनाया, खूब सुंदर सी लड़की की चेहरा, और चारों तरफ उसके फूली फूली, कहीं गुलाब, ये डिफरेंट टाइप के, क्योंकि मुझे कलर्स का और एक ब्यूटी का वो था। मेरा फर्स्ट आया मेरा वो एडवर्टीजमेंट। और मेरी टीचर ने कहा कि तुम ह्यूमन फिगर इतनी से, मतलब अभी से कैसे बना लेती हो। मैंने कहा मुझे अच्छे लगते हैं वाह। लड़कियों के चेहरे, लड़कों के नहीं, लड़कियों के चेहरे। लेकिन हाँ। आपकी पेंटिंग अभी इस मोमेंट पे मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि दश्त तन्हाई एक बुक है जिसमें मैम की पेंटिंग्स, मतलब उनकी गजल भी है, लेकिन उसका फ्रंट एंड बैक कवर दोनों ही मैम की बनाई हुई पेंटिंग्स में उन्होंने इंक्लूड किया है। और बहुत ही, जितनी जादूगरी इनके शब्दों में है, उतनी ही उतनी ही शिद्दत उनकी पेंटिंग्स में भी दिखती है, उतनी ही कमाल पेंटिंग्स बनाती हैं। तो ये पेंटिंग्स का शौक भी आपको वही महादेवी वर्मा की कहानियां पढ़ते सुनते और उसी से हुआ? देखो, पेंटिंग का शौक असली तो तब था, हम लोग जब मेरठ में थे, वही 9-10 साल की उम्र में। तो हमारे फादर को गंगा का बड़ा शौक था, वो तैराक थे, पूरी गंगा क्रॉस कर जाते थे तैर के। और हम लोग मतलब हर महीने ही कह लो हरिद्वार जाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पापा ने कहा गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ के पास एक जगह है जहाँ गढ़ गंगा होती है। अब गढ़ गंगा कोई बहुत ज्यादा, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, तो रेत का पूरा एक बीच होता था।
और जहां तक गीली रेत होती है, मैं उसमें अकेली, वही भाई भाई लोग अलग खेल रहे हैं, कुछ अपना ले गए बॉल बैट वगैरह, दीदी लोग अपना गपिया रही हैं, जो कि आपस में क्या बात कर रही हैं, सुधा हमारे पास मत आना तुम बच्ची हो। तो मैं अकेली उस रेत में हाथी घोड़े बनाती थी उंगली से। तो मेरे फादर ने मुझे देखा, बोले अरे ये तो बहुत सुंदर बने हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा पापा क्या करें, हम ड्राइंग बना रहे हैं। तो मेरे फादर को ये चीज बड़ी अच्छी लगी, बल्कि मेरी मम्मी भी बोली लो सारे लोग खेल रहे हैं, ये बैठी हुई ड्राइंग बना रही है। तो वो मेरा पहला वो था कि रेत के अंदर मैंने हाथी घोड़े बनाए चिड़िया बनाई। फिर मेरी आर्ट टीचर ने, जब हम 7th में आ गए, तो ये कहा कि वो उनका जो आर्ट रूम था उसमें दीवारों पर, दरवाजे पर वो पेंटिंग खुद करती थी, और जो लड़कियां अच्छी होती थी, मतलब सीनियर हमसे, उनसे भी करवाती थी। मैं सबसे जूनियर थी 7th में। बोली सुधा तुम आओ और हमारा वो आर्ट रूम में पेंटिंग करो, क्योंकि मैं ह्यूमन फिगर बनाती थी। तो और तभी एक शंकर से एग्जीबिशन शुरू हुई थी, शंकर्स वीकली वाले ना, उस जमाने में हर शहर में, एटलीस्ट यूपी के, मुझे साउथ का या और कहीं का नहीं पता, यूपी के हर शहर में शंकर्स एक पेंटिंग एग्जीबिशन, नॉट एग्जीबिशन, कंटेस्ट होता था। तो मेरी टीचर ने कहा सुधा फला जगह, अब कौन सा हॉल था वो सब तो मुझे याद नहीं, किसी बड़े हॉल में इलाहाबाद के, बोली तुम्हें जाना है। तो मैंने कहा कि अरे मैं, मुझे जाना, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। फिर बोली नहीं नहीं, अपने फादर से बात करो और जाना है। जब मैंने पापा को बताया तो वो तो खुश हो गए, बोले ठीक है लेके चलेंगे। मेरे पास कलर्स नहीं थे। अब देखो मेरे फादर बहुत कुछ करते थे, मैगजीन बनाते थे, एनकरेज करते थे, लेकिन जज होने के बावजूद रुतबा था, पैसे नहीं थे, तो कलर नहीं थे हमारे पास। तो मैं अपना पेंसिल लेके गई, और उसमें शंकर कॉन्टेस्ट में मैंने बड़े से पेपर, जो हम लोग को पेपर वहीं से मिलता था, मैंने अब क्या बनाया तो वो तो याद नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ पेंसिल से शेड कर करके, पेंसिल शेडोइंग भी मेरी आर्ट टीचर कहती थी बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है भाई वही कर लेते हैं। शेड बना के मैंने कुछ बनाया, मुझे सेकंड प्राइज मिला उसमें। बाद में जब वहां पे वो हुआ, फर्स्ट किसी कलर वाले को मिला, और जाहिर है किसी ने मेरे से अच्छा किया होगा, लेकिन मुझे प्राइज मिला उसमें। और शंकर्स के कंटेस्ट में कोई प्राइज मिलना, 3 प्राइज थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मुझे सेकंड मिला, अब पता नहीं फर्स्ट और थर्ड किसको मिला, लेकिन पापा तो खुश होकर, वो वहां एग्जिबिट किया गया इलाहाबाद में। और फिर मैंने धर्मयुग में एक फोटो देखी थी जो मुझे अभी तक याद है, राधा कृष्ण की, सिर्फ फेस, कि राधा का फेस है और कृष्ण का भी अपर पोर्शन है, और हाथ है जिससे वो उनकी चिन पर, ठोडी के ऊपर उठा के देख रहा है, और मोर पंख लगाए। बड़ी सिंपल सी पेंटिंग थी, जो कि मतलब मेरे लिए आसान थी, वही 7th क्लास में। और मैंने उसको पेंसिल से, कलर तो थे ही नहीं मेरे पास, वो कलर पेंटिंग थी, लेकिन मैंने पेंसिल से वो पूरा राधा कृष्ण का बनाया, बड़े बड़े वाले कागज पे, और वो भी शायद, हाँ ड्राइंग पेपर था, मेरे चाचा ने मुझे गिफ्ट की थी ड्राइंग कॉपी। मैं, पता है, ये जो लिखने वाले कागज आते हैं बड़े, उन पे पेंट बनाती थी। तब मेरे चाचा ने कहा कि इतनी अच्छी पेंटिंग है, इस पे क्यों बनाती हो? मेरे चाचा, मेरे पास तो यही है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ला के देता हूँ तो उन्होंने रबर रबर बहुत सारी चीजें ला के दी। और वो पेंटिंग, मेरी पेंसिल वाले स्केच, मैंने जब अपने फादर को दिखाया तो बोले ये मुझे दो, और उन्होंने उसे फ्रेम करवा करके ड्राइंग रूम में लगा दिया। बोले बहुत सुंदर है। वो मेरे लिए बड़ा भारी एनकरेजमेंट था। देखो 7th क्लास में खाली पेंसिल से कुछ बनाना, लेकिन जो भी देखता था तारीफ करता था। लेकिन जिंदगी ने सिखाया, जब मेरी शादी हो गई उसके बाद, एक ही सेंटेंस में बोलती हूँ कि मेरे फादर ने मुझे इतना शेल्टर्ड और बढ़िया लाइफ दी, और एकदम से मुझे धूप में बिना छतरी के छोड़ दिया। वो तेज धूप में इतना जली हूं मैं, इतना, छोड़ो उस बात को क्या कहना, लेकिन मैंने अपने को जिंदा रखा। लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, मैं टूटी नहीं, मैं चुप रही। जिसे कहते हैं ना, जो पेड़ झुक जाते हैं आंधियों में, वो फिर खड़े हो जाते हैं। तो मैंने हार्ड एटीट्यूड नहीं रखा, लेकिन मैं झुक जाती थी फिर उठ जाती थी, झुक जाती, वही किया। फिर क्या हुआ कि 15 साल बच्चों को मैंने पढ़ाया, मेरे बच्चों को मैंने अपने गोवा भेजा। मेरे हस्बैंड पे पैसे नहीं थे, बल्कि बोले भी कि ये तो बड़ा गड़बड़ है। मैंने कहा मैं देती हूँ पैसे, पैसे उनके मैंने दिए, उनको MBA कराया लड़कियों को। और फिर बाकी सबको भी, किसी को किसी चीज की जरूरत हो, कब हो, मेरे से मांग लो पैसे, मेरे पास थे लेकिन मैं इतना बताऊं, एक तो मेरी एथिक्स को लोग पसंद करते थे, बहुत ईमानदार थी मैं। क्योंकि एक मेरे मन में बचपन से माँ ने ये दिखाया था, आप किसी के मकान जमीन जायदाद पे वो कब्जा करें, ये हजम नहीं होगा। मतलब आदमी अपनी सारी वो लगा देता है, उम्र भर की पूंजी,
उसमें उसको धोखा नहीं मिलना चाहिए। तो मैं किसी भी घर को दिखाती थी, उसके माइनस पॉइंट पहले बताती थी कि इसमें ये खराबी है, आप देख लीजिए, और इस खराबी की वजह से इसकी प्राइस कम है, वो भी आप देख लीजिए। तो लोग अप्रिशिएट करते थे कि ये सच बोलती है, बेचने के लिए झूठ नहीं बोलती। और एक बार तो एक आदमी की डेथ हो गई थी, कैश 1 लाख रुपया देके मुझे उसकी डेथ हो गई, कोई प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने उसके बच्चों को बुला के कहा कि मेरे पास तुम्हारे 1 लाख रुपए हैं, अब बोलो तुम्हें पैसे चाहिए या मकान चाहिए। उन्होंने मकान लिया, है ना, उसमें मतलब एडजस्ट किया। तो ईमानदारी मेरी, और एक मैं पंक्चुअल बहुत थी। जो भी अपॉइंटमेंट होता था 5-10 मिनट पहले जीप लेके पहुंच जाती थी उस जगह। और किताबें होती थी, मेरी कार बाद में मारुति कार आ गई थी, किताबें होती थी, और बैठ के पेड़ के नीचे पार्क करके पढ़ती रहती थी। वो एडमायर करती कि भाई ये एक एजेंट है जो पहले से मौजूद होती है, नहीं तो वेट नहीं करवाती। और फिर जाहिर है मेरा डील डॉल बिहेवियर जो था उसको भी वो लोग मतलब मानते थे। कोई मुझे हल्के से नहीं ले सकता। कई जगह तो जो क्लाइंट होता था तो मैं उसको एजेंट सोच ही नहीं समझते थे, और सकती कि मुझे आपको कोई हल्के से ले सकता है। हम लोग तो सभी लोग मतलब जो हम लोग अब आपसे जुड़े हैं वो भी आपको कभी गलती से भी हल्के से नहीं ले सकते, तो तब तो बात ही और थी। ये रियल एस्टेट किया वो भी मैंने लड़ झगड़ के अपने दम पे की करूंगी, कोई नहीं तो रोक रियल सकता मुझे। एस्टेट ही सॉर्ट कैसे ऑफ चूज किया मैम आपने? तब भी जैसे आपने लॉ किया हुआ था, मास्टर्स थी आप, फिर रियल एस्टेट कैसे देखो चूज किया? सारी बताती हूँ। लॉ में मैंने वो नहीं किया था, हम लोग को ना वो करना 3 साल की किसी के अंदर वो करनी पड़ती है, अप्रेंटिसशिप। मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि तुम आईएएस बनोगी, लॉयर नहीं। और क्योंकि लेडी लॉयर के साथ लोग बड़ा मिसबिहेव करते हैं। अब देखो कुछ भी हो, उस जमाने में हम लोग अपने फादर पे डिपेंडेंट, तो लॉ का सवाल ही नहीं था। ले लेके एमए वगैरह जो था, मैंने उनसे ये भी कहा जहां मैं जॉब चाहती थी कि भैया आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, हो गए मुझे 15 साल या 18 साल बिना कुछ किए, लेकिन आई एम इन टच, मैं रस्ट आउट नहीं हुई हूँ। वो बोले वो बात नहीं है, हम तो ऑन पेपर देखते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये कि मैं पढ़ा नहीं सकती थी, मैं लॉ नहीं कर सकती थी, और कुछ नहीं ले देकर या तो वैसी नौकरी करो, कहीं जाके मैनेजर बन जाओ। बहुत मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहते थे अरे तुम्हारी ऐसी ईमानदार लड़की कहाँ मिलेगी। लेकिन वो सुबह से शाम तक बैठना वो करना, इट वॉज डिफरेंट। मैंने एक ट्राई किया था, एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट भी मिली थी, मैं बहुत बोर हुई थी उसमें। अच्छा, अब रियल एस्टेट इसलिए किया कि घर ढूंढने का काम मेरा था, मेरे हस्बैंड को फुर्सत नहीं थी। 4 घर बदले हमने बेंगलोर में। तो वो एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था एजेंट्स के साथ मेरा। मैंने कहा अब मैं करूंगी, और मेरा फंडा ये था कि अगर किसी ने मुझसे 5,000 का घर मांगा है तो मैं लिस्ट देखती थी और मैं कहती थी सर वेट ए मिनट, लेट मी कम बैक टू यू। और जिसको मैं वो घर दिखाती थी वो ले लेता था, क्योंकि मैं उसे 2,000 का नहीं दिखाती थी, मैं उसे 10 का भी नहीं दिखाती थी कि उसका बजट नहीं है। और इत्तेफाक से अगर नहीं हुआ घर तो मैं कहती थी सर आई डोंट हैव। ये भी एक ऑनेस्टी थी, क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना, अपना भी और दूसरे का भी। तो मैंने रियल एस्टेट, फिर मैंने कहा मैं वो बिजनेस करूंगी जो दूसरे लोग बहुत खराब करते हैं, लेट मी डू इट इन ए बेटर वे। So you 3 महीने wanted to तक कुछ set नहीं an हुआ। example. So you wanted to set an example in front of others that one being a lady, you went into a zone which was only meant for men, and there also you wanted हाँ, to set an example that this can be done better, the way that you did. बेटर। और स्टार्ट करने से पहले मुझे वॉक का बहुत शौक था, बहुत वॉक करती थी। तो अब मैंने एक नोटबुक और पेंसिल लेके वॉक करना शुरू किया, जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहे थे उनमें सबके उनके ओनर्स के नंबर नोट करके लाई, रेंटल के जब मेरे पास करीब 40-50 प्रॉपर्टीज हो गई और मैंने उनके ओनर से बात कर ली कि भैया आप मुझे कमीशन देंगे कि नहीं देंगे, मैं आपकी प्रॉपर्टी हैंडल कर रही हूँ। रेडी कर रही है, हाँ हाँ देंगे। फिर मैंने पेपर में एडवर्टाइज किया, क्योंकि मेरे पास थी प्रॉपर्टी। और आगे भी मैंने यही मेंटेन किया कि प्रॉफिट तो लोग अपने आप मुझे फोन कर करके देने लगे थे। और मेरी तो एक बुक पूरी भर गई थी प्रॉपर्टीज से। लेकिन खास बात ये थी कि किसी ने मुझे कहा हमें ये चाहिए, एक ओल्ड कपल आए बहुत बुढ़े से, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन बनाए, मैंने कहा आ जाइए। 2 घर दिखाए, वो एकदम से बोले नहीं नहीं आप समझी नहीं हमारी रिक्वायरमेंट, हमें ये नहीं ये चाहिए समथिंग। मैंने कहा आप मुझे और बताइए। डिटेल में मैंने बात की, और ही दैट कपल वाज इन 70s 80s उस टाइम में, जबकि मैं तो 30s में थी। तो मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जब मुझे आपकी पसंद का घर मिलेगा मैं तभी आपको कांटेक्ट करूंगी। और बड़े खड़ूस टाइप के थे, मतलब क्या दिखा दिया हमें सॉर्ट ऑफ। मैंने कहा भाई बुजुर्ग थे,
मैंने कहा जी मैं आपको तभी कांटेक्ट करूंगी जब कुछ होगा। बात खत्म हो गई। इमेजिन 6 महीने बीत गए इस बात को, मुझे नहीं मिला कुछ भी। और 6 महीने के बाद इत्तेफाक से एक घर मेरी नजर में आया, जो कि मेरे अपने घर के पास ही था इत्तेफाक से। और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, फ्रैंकली मैं इतना बता दूं, एलिफेंटाइन मेमोरी। और एकदम मुझे याद आया 6 महीने पुराना वो ओल्ड कपल। और मेरी 5-6 किताबें भर गई थी, नोटबुक्स, क्लाइंट के वो नंबर। मैंने उठा करके उस 6 महीने पुरानी किताब को 2 घंटे लगा के स्कैन किया। फाइनली उनका नंबर मिला। और जैसे ही मिला, मैंने उन्हें फोन कर दिया। मैंने कहा पता नहीं मैं आपको याद हूँ कि नहीं, वेदर यू रिमेम्बर मी और नॉट, बट यू हैव कम टू मी फॉर अ हाउस, हैव यू फाउंड इट? क्योंकि 6 महीना हुए थे, हो सकता है भाई मिल गया। बोले नो नॉट येट, कोई भी मुझे नहीं दिखा पा रहा है। बड़े एंग्री। बोले पता नहीं लोग एजेंट कैसे। मैंने कहा सर आप आइए, दिस टाइम यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। बोले आर यू श्योर? मैंने कहा 90% श्योर भाई, 10% का तो लीव रखना पड़ता है। बोले ठीक है मैं आता हूँ। आए, मैं उन्हें उस घर में ले गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, खड़े खड़े उन्होंने डील करती। बोले यस दिस इज व्हाट आई वांटेड। सी तो ये एक एक लेडीज बहुत के अंदर अच्छी एक, चीज है आपने जो अभी यहाँ सिखाई। मतलब मैं एक बार लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी फील्ड में हम अपना एक मुकाम बना सकते हैं अगर हम अपने एथिक्स सही रखें, अगर हम अपने आप को उसके लिए पूरी तरह डिवोट करके चलें, अपना होमवर्क पूरा करें। क्योंकि आपके केस में आपने अपना ग्राउंड वर्क, रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से किया, डेटा बहुत अच्छे से मैनेज किया, आपने अपने आप को प्रेजेंट इतना अच्छा किया कि लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ यहाँ ट्रस्ट मेंटेन हो सकता है, आपके एथिक्स बहुत अच्छे हैं। सो उस वजह से आपको बहुत आप बना पाई अपनी जगह। जैसे आप बता रही हैं तो मुझे गूज बम्स आ रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि कितनी शिद्दत से आपने अपना हर काम किया है। अ, इसमें हाँ जहाँ कविता और पेंटिंग दोबारा आपने कब शुरू की, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ। अब मेरी बेटी ने कहा कि, मैंने जब कहा कि बेटा मैं तो सारा दिन बिजी रहती थी और एकाएक मैं छोड़ के क्या करूंगी, तो वो मुस्कुराई छोटी बेटी मेरी। अच्छा जैसे बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, कभी कभी बच्चों को बताते रहते हैं हम लोग कि पेंटिंग का शौक था वक्त, तो बोली मम्मी आप वो करोगी जो आप हमेशा करना चाहती थी और कर नहीं पाई। मैंने कहा ले, मैं तो हमेशा किताब, मेरे हस्बैंड किताब भी नहीं पढ़ने देते थे मुझे, तो लेकिन मैं पढ़ती थी रात को। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं किताब हमेशा पढ़ना चाहती थी और जो मैंने छोड़ी नहीं, चाहे सबके सोने के बाद पढूं या, लेकिन तो बोले अरे मम्मी किताब की बात नहीं कर रहे हैं, पेंटिंग। हो, मैंने कहा बेटा 50 साल बीत गए, पेंटिंग में तो ब्रश उठाए हुए, पेंसिल उठाए हुए, अब क्या करूंगी? बोले मम्मी आप सब कुछ कर सकती हो। मैं कहा नहीं वैसे तो मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, लेकिन बेटा पेंटिंग में तो खर्चा बहुत होता है, कागज का, ब्रश का, उसका। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फिलहाल मकान बन रहा है और मैं नहीं खर्च कर सकती इतना। बेटी बोली हाँ ये तो बात सही है। चली गई। अगले दिन वो इतने सारे ब्रश, पेंसिल, रबर, पेपर लेकर के आ गई और कहती मम्मी 2000 रुपए खर्च हो गए, माइट एज वेल यूज देम। अब उसे ये पता था मम्मी वेस्ट नहीं होने देगी। तो फिर मैंने तब से शुरू की अपनी पेंटिंग। पहले तो वही की, ब्रशअप किया अपने आप को, छोटी छोटी पे वो बनाई। लेकिन वो छोटी छोटी बना के मैंने ऐसी दीवार पे जो लगा दी, तो जो भी कोई आता था घर में गेस्ट, वो कहता था बड़ी अच्छी है। फिर मैंने थोड़ी बड़ी बनानी शुरू की। 1 साल तक मैंने अपनी वो पेंटिंग अपने मेमोरी से और उससे, अच्छा तब तक मेरे हाथ में कैमरा आ गया था और मैंने घूमना भी शुरू कर दिया था, यूरोप वगैरह, बैंकॉक, यूरोप वगैरह, जो पहले नहीं घूम पाई थी वो सब। तो मैं जहां जाती थी फोटो खींच के ले आती थी। उन फोटोग्राफ को देख के मैंने उसको कॉपी करना शुरू किया, क्योंकि वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी थी। 1 साल के बाद मुझे लगा कि भाई जो कुछ मैं कर रही हूँ वो तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे कैसे बढ़े? मैंने कहा अब टाइम है कि मैं ज्वाइन करूं। फिर मैंने चित्रकला परिषद बैंगलोर का ज्वाइन किया। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोले हाँ मम्मी करो। और सबसे अच्छी बात, मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिले, जो टीचर थे वो उम्र में मुझसे कम थे, लेकिन मैं उन्हें सर बोलती थी, तो बोले आप हमें नाम लीजिए। मैंने कहा नहीं, जो पढ़ाता है वो गुरु होता है और मैं गुरु को सर बोलूंगी। आप सर है तो आप सर है, उम्र से कुछ नहीं होता। फिर जब मैंने पेंटिंग बनानी शुरू की, तो गमला रख देते थे, ये फूल बनाओ ये बनाओ, तो एकदम से बोले आप सीखने आई हैं कि सिखाने आई हैं? आपको उनको बताना मैं चाहिए था ये सब काम तो मैं बचपन में करके छोड़ चुकी हूँ। नहीं देखो, ये ह्यूमिलिटी थी मेरे अंदर कि मुझे सीखना है, तो हम्बल होके सीखना है। बीच में ये जो मेरी, आपने मेरी पेंटिंग देखी, दश्त तन्हाई वाली, जी जी। एक दिन उन्होंने असाइनमेंट दिया कि हम गमला वमला नहीं रखेंगे, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बनाओ। यार सोचने लगे,
लड़कियों ने, लड़के लड़कियां सभी थे, मेरी उम्र के, मेरे से बड़ी उम्र के भी थे। एक सज्जन वेंकट रमन बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे। तो सबने कुछ कुछ बना, उनको शौक था मंदिर वगैरह बनाने का, और मुझे शौक था दूसरा। मुझे शौक वो कविताओं वाला, महादेवी वर्मा वाला था, कि नेचर हो। तो मैं सोचती रही, फिर मैंने कहा कि जो मेरे अंदर था दर्द, टूटी हुई औरत, मैंने पूरे ड्राइंग पेपर पे यही पेंटिंग बनाई, पेंसिल से बना करके फिर मैंने कलर कर दिया। और जब मैंने टीचर को दिखाई, बोले सुधा जी ये तो बहुत खूबसूरत है, और कहने लगे ये आपने इस ड्राइंग पेपर पे बनाया है, प्लीज इसको कैनवस पे बनाइए। मेरा तो ब्लूप्रिंट तो था ही छोटा सा। फिर मैंने घर आकर के वो पेंटिंग बनाई, वो बहुत अप्रिशिएट। और इसके बाद जो वो वेंकट रामन थे, बहुत बढ़िया पेंटिंग करते थे, और मैं बीच बीच में क्लास में उठ करके जाके उनकी झांकती थी वो क्या बना रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगता था। मैम एक चीज और, अपनी साथ की उम्र की महिलाएं और हम जैसे लोग जो आपको देख के लिखना सीख रहे हैं, हम लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कविता लिखो या प्रोज लिखो, ये आपके अंदर से आता है, दिल से आता है। आप लिखने के लिए नहीं लिख सकते, आपकी मजबूरी होती है लिखना। तो वही संदेश यही है कि जो आपको अच्छा लगे वो, कोई डॉल्स बना सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई लिख सकता है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। तो जो काम करो वो पैशन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, मेरा यही संदेश है। ईमानदारी बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि मैं और लड़कियों तक, महिलाओं तक, चाहे वो छोटी एज की हो चाहे बड़ी एज की हो, उन तक पहुंचूं। क्योंकि मैंने अपने पड़ोसियों वगैरह के साथ भी बड़ी फाइट की है उनके लिए, उनके हक के लिए, जिनके हस्बैंड ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। और तो मतलब जाहिर है लड़ाई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको अपनी बीवी की वर्थ पता नहीं है, तो आई एम ऑलवेज विद मैन। आपने बहुत अच्छा एक यहाँ मुझे पॉइंट किया, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जहाँ हम बाई स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सोसाइटी में, जो हम बाहर से खड़े होकर देखते हैं, या कहीं समाज का क्या रोल होता है जब भी ऐसे घरेलू झगड़े होते हैं या घरेलू हिंसा की बात होती है, तो वहाँ समाज का जो आस पड़ोस है उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो अक्सर करके हम लोग नहीं निभाते हैं। तो जैसा आपने लोगों का बहुत साहस बढ़ाया, उनका साथ किया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हम लोग को आप बहुत सा उत्साह देती रहें, हमें इसी तरह से बहुत सारी अपनी कविताएं, कहानियां और पेंटिंग हमें दिखाती रहें, हमें सिखाती रहें, और प्रेरणा की स्रोत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच शिवाली, और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके और खुशी हुई मुझे।